नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं संदीप त्रिवेदी आपका फेवरेट शो मन की आंखों से लेकर के हाजिर हूं। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको देश भर की जानी मानी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं और ऐसे साथी जो दृष्टि बाधित हैं और उसके बावजूद उन्होंने समाज में और अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि एशिया की पहली कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सौभाग्य गोयल मैडम से। मैडम, आपका इस शो में हार्दिक स्वागत है। रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम मन की आंखों के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी मैम, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं 7-8 साल की थी जब मेरी पर्दा फटने से मेरी विजन चली गई थी। मेरे पेरेंट्स ने बॉम्बे में मेरा इलाज कराया था कि मेरे फादर रेलवे में ट्रेवल अकाउंट्स ऑफिसर थे, उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे था। तो बॉम्बे में मैंने काफी इलाज रहा और एक कोई सेमिनार थी जिसमें अमेरिका के डॉक्टर वगैरह आए हुए थे। तो लास्टली सभी ने जवाब दे दिया था कि अब कोई इलाज सब पॉसिबल नहीं है, आप किसी ब्लाइंड स्कूल में इनको एडमिशन करा के पढ़ाइए। तो मेरे फादर उन दिनों जानते नहीं थे किसी भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन को। उनको पता चला था कि देहरादून में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो वहां से उन्होंने संपर्क करके ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल का पता लगाया। तो अजमेर के बाद दिल्ली में एक ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल उनको मिला, तो वहां मेरे पेरेंट्स गए और वहां उन्होंने देखकर वहां मेरा एडमिशन कराया और वहीं से मैंने 64 से 74 तक मैंने स्टडी की। 11th वहीं से किया। उसके बाद मैं अजमेर आ गई, जहां गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का। 1836 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पुराना है। तो वहां से मैंने BA ऑनर्स किया, MA किया, LLB किया, B.Ed किया और MPhil मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। फिर बाद में मैंने PhD किया। उसके बीच 81 में RPSC की वैकेंसी निकली थी हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो उसमें मेरी पोस्टिंग हो गई और मेरिट जो 10 टॉपर्स की बनती है उसमें मैंने 7th जगह पर मुझे डिक्लेयर किया था RPSC के द्वारा। तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी थी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेक्चरर के रूप में। बाद में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की एक मैगजीन निकलती थी ब्रेल भारती, तो उसमें मुझे बताया गया था कि मैं भारत में फर्स्ट लेडी लेक्चरर रही और भारत में ही नहीं एशिया में भी उन्होंने वो सर्वे करते थे, प्रोजेक्ट चलाते थे वुमन के स्टेटस को लेकर, वो हमेशा प्रोजेक्ट चलाते हैं जी। तो उसमें उन्होंने ये बताया था जी। तो मैम, आपका सब्जेक्ट क्या रहा? हिस्ट्री। अच्छा, तो ये बताएं हमारे श्रोताओं को मैम कि बड़ा अविस्मरणीय ये दौर रहा आपके लिए और उस जमाने में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था स्टडी के लिए। बिल्कुल। तो फिर ये सब कैसे संभव हुआ? सुविधाओं के नाम पर और फिर एक महिला होने के नाते जी जी, एक पूर्वाग्रही समाज जी, जो कभी महिला को तो कम से कम दूसरे दर्जे का मानते ही है, आज भी ऐसा है। लेकिन 80 के जमाने में, 70 के जमाने में ये एटीट्यूड और भी ज्यादा पूर्वाग्रही था जी। लेकिन मेरे परिवार में शिक्षा का बहुत अच्छा एक वातावरण था। मेरी बड़ी सिस्टर जो फर्स्ट वुमेन एडवोकेट रही राजस्थान की, उनका बड़ा इंटरेस्ट था मुझे पढ़ाने में। और वो मैं प्राइमरी लेवल में जब पढ़ती थी, स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तभी से वो कहती थी कॉलेज लेक्चर बनाऊंगी जी। पता नहीं क्यों उनके मुंह से हमेशा यही निकलता था, जबकि किसी ने मतलब सोचा भी नहीं था, कल्पना से दूर था। और वो जब भी कहती थी मैं सिर्फ कॉलेज लेक्चर बनाऊंगी, पता ही नहीं क्यों ऐसा बोलती थी। फिर उन्होंने मुझे टीच किया। 11वीं तक तो मैंने दिल्ली के ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल से किया। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ सीधे ऑनर्स दिलवाया, जबकि ऑनर्स को लेता नहीं था, विशेष लड़कियां तो लेती ही नहीं थी। ऑनर्स सब्जेक्ट बड़ा वास्ट और कठिन माना जाता है, तो उन्होंने सीधे मुझे ऑनर्स दिलवाया और वो भी हिस्ट्री में थी। तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री में टीच किया। मैं कॉलेज कम जाती थी, उन्होंने पढ़ाया। और खुशकिस्मती कहिए या मेरी मेहनत तो ये कि हमेशा मैंने गोल्ड मेडल लिए कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। क्या बात है। तो वो सर्टिफिकेट भी मेरे पास है।
और वो मेडल भी पड़े हैं। तो ये एक कुछ भी कहिए, मेरी मेहनत है उनकी, तो उनका एक वातावरण था घर में। जी। और मेरे छोटे भाई बहन भी सब पढ़ते थे, तो उन्होंने फिर बाद में मुझे पीजी तक ऐसे पढ़ाया। फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद मैं खुद सेल्फ स्टडी करने लगी। अच्छा। फिर उन्होंने लॉ भी कराया मेरे को, क्योंकि वो खुद लॉयर थी। अच्छा। तो लॉ भी मुझे उन्होंने करवाया। तो बाई चांस आरपीएससी की वैकेंसी निकली, विज्ञापन निकला 81 में जी। तो उसमें पोस्टिंग भी हो गई जी। टेलीग्राम घर पे आया जी। राजगढ़ अलवर के पास पोस्टिंग हुई जी। मुझे यकीन ही नहीं था जी, कि उस सिस्टर ने फॉर्म भरा था जी। तो मैं तो बहुत रोई कि भाई मैं कैसे बॉयज कॉलेज में जाऊंगी। बहुत ज्यादा नर्वस थी, बहुत ज्यादा। तो घर वालों ने सपोर्ट तो किया, मदर फादर सब गए मेरे साथ कॉलेज में जी। तो वहां जाके इंट्रोडक्शन करवाया। तो वहां के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि 2 सीनियर लेक्चरर थे, वो करीब रिटायरमेंट के पास थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ाएगी तो हमारा पढ़ाई का बर्डन खत्म, इनको लेनी पड़ेगी सारी क्लासेस। यूजी लेवल का कॉलेज था जी। तो वो लोग भी मेरे फादर के समान थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और बच्चे भी वहाँ बहुत खुश हुए थे। ग्रामीण एरिया था राजगढ़ का, तो बहुत अच्छा वातावरण मिला। और पढ़ाई में तो भी देखो मेहनत भी बहुत की जी। घर में लेक्चर की प्रैक्टिस करना जी। और सारा ऑरली पढ़ाना, मुंहजुबानी पढ़ाना करना। तो बच्चे भी, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट टाइम था कि कोई ब्लाइंड लेडी पढ़ा रही है उनको। और वो ये कहते थे, पिन ऑफ साइलेंस ही वो देखते रहते थे कि ये कैसे पढ़ा रही है, कैसे बोल रही है। और पूरी क्लास फुल होती थी जी। सबसे मजेदार बात ये होती थी कि सबको सरप्राइज होता था, आश्चर्य होता था। तो एक मेरे लिए ये भी एक फायदा था कि बच्चे सब आते थे कि देखते हैं मैडम कैसे पढ़ाती है जी। तो इसलिए भी ये भी मेरे लिए एक फायदा रहा। तो मतलब फर्स्ट रहने का जो माहौल है वो तो आपके फैमिली में ही है, तो इसलिए आपको फर्स्ट तो आना ही था हमेशा हर जगह। हाँ, वो तो बिल्कुल सही। मैम, नोट्स वगैरह बनाना और ये सब कैसे संभव होता था? ब्रेल में बनाती थी। आप ब्रेल में बनाते थे? हाँ, बिल्कुल। तो आप मतलब हिस्ट्री तो अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो कैसे ये कर पाते थे आप? दिल्ली के अंदर ब्लाइंड स्कूल में ब्रेल तो सीखी थी, साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी की टाइप भी सीखी थी। अच्छा। तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हिंदी इंग्लिश में। हम लोग 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की सारी परीक्षाएं टाइप में देते थे। 11th की हमने सिविक्स और हिंदी की परीक्षाएं भी टाइप से दी थी दिल्ली बोर्ड से। और म्यूजिक और हमारे पास ऑप्शन था उन दिनों के, स्कूल में 2 ही सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट हुआ करते, संस्कृत, सिविक्स और म्यूजिक। तो म्यूजिक और संस्कृत के तो हम राइटर लेते थे, सिविक्स और अनिवार्य विषय था इंग्लिश और हिंदी, वो हम टाइप से देते थे। अच्छा। तो हमें 6th क्लास से ही टाइप सिखानी शुरू कर दी जाती थी। तो ब्रेल भी बहुत अच्छी स्पीड थी। तो घर में आके पूरे दिन ब्रेल लिखते थे, पूरे दिन नोट्स बनाती थी, पूरे दिन मेरे सभी भाई बहन लगे रहते थे सुनाने के अंदर। अच्छा। और फिर मैं ब्रीफिंग करती थी, समराइज करती थी। 11th और 10th का कोर्स में मैंने घर में अजमेर आकर के लिखती थी। अच्छा। तो आदत तो बहुत अच्छी आज भी है। आज भी आपको बताऊं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो भी हाथ में ब्रेल बोर्ड रखती हूँ। अच्छा। कि कोई इम्पोर्टेंट लाइन हो वो नोट कर लिया। हाँ, मैं नोट करती हूँ, आज भी आदत है। आज भी कहीं जाते हो तो साथ रहता है जी। पुरानी आदत है। तो मोबाइल छोड़ दूंगी पर ब्रेल का बोर्ड साथ रहेगा। क्या बात है। तो यही आपकी सफलता का राज है। मतलब ब्रेल को लेकर के आज दृष्टिबाधित समाज में कभी कभी ऐसा लगता है कुछ उदासीनता नजर आती है। उदासीनता क्या, बिल्कुल ही लोग उपेक्षा करने लग गए आज की नई जनरेशन। तो मैं 7वीं 8वीं के बच्चों को स्कूल में देखती हूँ, कहीं ब्लाइंड स्कूल में नहीं जानते वो ब्रेल जी। और मोबाइल लेके घूमते रहते हैं जी। और मोबाइल पे ही सारा काम करते हैं जी। मोबाइल पे लिख लेंगे, रोमन लिपि में लिख लेंगे, देवनागरी में लिख लेंगे जी। लेकिन ब्रेल से नहीं लिखेंगे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता मैम आपको कि अब नई पीढ़ी ने नई तकनीक के साथ जीना सीख लिया है? नहीं, सीख तो लिया है, ठीक है, आप जीना सीख लीजिए, लेकिन ब्रेल लिपि आपकी मदर है जी। एजुकेशन का एक आधार है। अच्छा। सभी क्योंकि दृष्टिबाधित चाहे रोमन में लिखे चाहे देवनागरी में लिखे जी। लेकिन ब्रेल लिपि तो उसे सीखने जरूर चाहिए जी। क्योंकि मैं जैसे इतिहास को कहती हूँ कि सभी विषयों की जननी है, बिल्कुल वैसे ही लिपियों में ब्लाइंड के लिए ब्रेल लिपि उसके माँ के समान है। अच्छा। उसे कभी ना छोड़े, उसे 7वीं 8वीं तक तो आपको अनिवार्य रूप से सीखना ही चाहिए जी। क्योंकि ब्रेल्स के माध्यम से आप
लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना जी। सब सीखेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे। जी। उच्चारण के साथ साथ आपको जहाँ भी जाएंगे साथ में ब्रेल होगी जी। तो उसे नोट करेंगे तो वो चीज आपके पास हमेशा रहेगी। देखिए मोबाइल में तो कभी आप डिलीट भी हो जाता है, बिल्कुल, बैटरी लो हो गई जी। चलो ये तो आजकल कहते हैं कि बैटरी लो हो गई या बिजली की सुविधा नहीं मिली, वो तो चलो ठीक है मिल जाती है, आजकल ये चीज सब जगह मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई डिलीट हो गया कोई मैटर, तब आप क्या करेंगे? और ब्रेल का कभी डिलीट नहीं होगा, हमेशा साथ रहेगा। और आजकल एक जो खतरा देखा जाता है मैम डेटा चोरी का, तो आपका ब्रेल का कोई डेटा भी चोरी नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल राइट, वो ब्रेल और कोई साइटेड तो उसको पढ़ भी नहीं सकता। तो आजकल तो क्योंकि हर जगह लोग इस बात को लेकर के बड़े चिंतित हैं, डेटा चोरी हो जाता है, पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, तो अगर अपनी गोपनीय जो जानकारियां हैं मतलब वो भी ब्रेल में कोई रखे, खासकर दृष्टिबाधित साथी, तो और ब्रेल में आप कोड वर्ड्स बना लीजिए जी, आप लाइनों को शॉर्ट कर लीजिए जी, तो कोई दूसरा आप देख भी नहीं सकता, झांक भी नहीं सकता उसमें कि भी आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और मोबाइल में तो सभी देख लेंगे कि आपने क्या लिखा है, आपने क्या उसमें सेव किया है, कोई भी देख लेगा। मोबाइल तो ऐसी चीज है। तो आपके जमाने में मैम ब्रेल को लेकर के लोग कितने संजीदा थे आपके समय में? हमारे समय तो सभी लोग ब्रेल जानते थे, सभी लोग जानते थे, सभी जो भी हमारे कलीग्स थे या हमसे जूनियर थे, क्योंकि उनकी मजबूरी से भी मोबाइल तो थे नहीं जी, तो ब्रेल ही सीखेंगे वो लोग जी। और ब्रेल में लिखना पढ़ना सब कुछ ब्रेल में जानते थे। ब्रेल की छोटी छोटी मैगजीन्स आती थी, देहरादून से छपती थी, तो हम लोग उनको कहानियों को, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे हम लोग जो छोटे थे। उपन्यास छपते थे, प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास मेरा पढ़ा हुआ है, गोदान मेरा पढ़ा हुआ है। और ये मैं 70 की बातें बता रही हूँ आपको जी, तो हम लोग ना ब्रेल के उपन्यास कहानियां पढ़ा करते थे सब। और एक मोह नाम की मैगजीन निकलती थी, अच्छा, तो उसके तो ऐसे इंतजार करते थे सब लड़कियां कि कब कब आ रही है हमारे स्कूल में, और हम कब सबसे पहले मैं पढ़ूं वाली बात रहती थी। इतनी होड़ रहती थी कि सबसे पहले मैं पढ़ लूं। सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेते थे, बारियां लगती थी, पहले तू पढ़ ले फिर तू पढ़ लेना। तो इतना वो था जी, तो वेट करते थे कि उसने पढ़ ली तो फिर मैं पढ़ूं। तो आपके मैम इंटरेस्ट क्या क्या रहे हैं? मतलब ये तो पढ़ाई लिखाई का तो खैर आपका बहुत गहरा नाता है, इसके अलावा भी आपके क्या क्या मतलब हॉबीज रही हैं, शौक रहे हैं? शौक तो छोटे मोटे हैं, जैसे ना कविताएं पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, कहानियां पढ़ना जी। तो पहले BA ऑनर्स तक तो मेरा भी बहुत शौक था लिखने का, अच्छा, और हिंदी में PG करने का था मेरा कि हिस्ट्री छोड़ के PG हिंदी में करूंगी सारा लिटरेचर में, अच्छा। लेकिन फिर मुझे हिंदी का मैंने PG भी किया हिंदी में प्रीवियस, फिर छोड़ दिया था क्योंकि लेक्चरशिप मिल गई थी, नहीं तो मैं हिंदी में ही MA करती। तो इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर बहुत था, स्कूल से ही था कि दोनों में छोटी छोटी चीजें लिखना वो था। लेकिन अजमेर में आने के बाद ना हिस्ट्री रहा, और कॉलेज लेक्चरशिप मिल गई थी, फर्स्ट एफर्ट में मिल गई थी वो, नहीं तो शायद मैं हिंदी के फील्ड में आती। तो कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, छोटी छोटी महादेवी वर्मा से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, सुमित्रानंद पंत से, ये छायावादी जो रोमांटिक कवि थे ना, हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो इनको पढ़ती रहती थी। तो कोई 2 लाइनें मैम आपकी लिखी हुई आपको याद आ रही हैं आज इस शो में हमारे श्रोताओं को, अगर आप चाहें आपकी लिखी हुई कोई 2 पंक्तियां? तो आपका एक स्लोगन है ना, मुस्कुराते रहिए। जी जी, जी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हाँ जी। तो उसमें ये कहूंगी कि मुस्कुराकर यूं मिला करो हमसे, कुछ कहा कुछ सुना करो हमसे, बात कहने से बात बनती है, रोज रोज मिला करो हमसे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। इसके अलावा मैम आपका तो क्योंकि इतना बड़ा ये कार्य क्षेत्र रहा है कॉलेज एजुकेशन में, तो बहुत जगह आपको तो जाना भी पड़ा होगा, थीसिस के लिए भी, लेक्चर्स के लिए भी, बिल्कुल जाना पड़ा। तो वो बताएं थोड़ा सा। जैसे बीकानेर स्टेट आर्काइव्स, मेरी छोटी सिस्टर को मैंने पढ़ाया, जैसे बड़ी सिस्टर मुझे पढ़ाया, छोटी को मैंने पढ़ाया, तो छोटी सिस्टर के साथ मुझे आर्काइव्स में जाना पड़ा क्योंकि रिसर्च वर्क हमने करना था, PhD उसको भी करना था, मुझे भी करना था। दिल्ली आर्काइव्स गए, और एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, यहाँ तो ये पब्लिक प्लेस है जी, जी, जी। तो दिल्ली आर्काइव्स में हम गए थे, मैं मेरी सिस्टर, तो रजिस्ट्रेशन तब सिस्टर का था क्योंकि हम दोनों मिलके पढ़ते थे, तो वो पढ़ के सुनाती, मैं ब्रेल में नोट्स बनाती थी।
तो वहाँ उन्होंने रोक लिया मुझे। अच्छा। नेशनल आर्काइव्स वालों ने, क्योंकि मेरी सिस्टर का नाम है लता, रजिस्ट्रेशन लेटर पे लता लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा आप गेस्ट रूम में बैठ जाइए, ये अंदर नहीं जा सकती। अच्छा। तो हम उस दिन तो अजमेर आ गए, बड़ा गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ कि भी दिल्ली आए किए, और फिर चले गए। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम गए तो मैं तो सिस्टर बन गई और वो मेरी एस्कॉर्ट बन गई। अच्छा। हमें अलाउ कर दिया, हमने 6 महीने तक वहाँ स्टडी किया। क्या बात। और आर्काइव्स को पता ही नहीं चला क्योंकि वैसे वो 2 को अलाउ नहीं करते। तो उन्होंने सोचा कि लेटर इसके नाम है, मेरे नाम था कि इसका नाम लता है। फिर हम दोनों ने स्टडी की, बीकानेर आर्काइव्स में, जयपुर आर्काइव्स में, सब जगह हमने साथ साथ स्टडी किया। तो मैं नोट्स बनाती थी, वो मुझे, फिर हम असम्बल करते थे। ऐसे करके उसकी पीएचडी कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने कंप्लीट किया अपनी पीएचडी, दोनों सिस्टर से मिल करके। और छोटे भैया ये हमारे टाइपिंग का काम करवाते थे। उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर चलता था, कंप्यूटर नहीं था। तो भैया हमारा सारा जो हम लिखते थे रफ में, वो ले जाकर के टाइप कराते थे। तो हम तीनों भाई बहन इस फील्ड में काम करते थे। वो ये भैया तो काम करते थे राइटिंग का और कंपोजिंग का करवाते थे, और मैं, मेरी सिस्टर, मैं उसे डिक्टेट, पहले ब्रेल में लिखती थी पीएचडी के चैप्टर्स, फिर उसे डिक्टेट कराती थी छोटी सिस्टर को, वो पेन से लिखते थे, फिर जाके वो टाइप होते थे। तो इस तरह हम तीनों की टीम बनी हुई थी घर में पढ़ने लिखने की। तो मैंने पीएचडी की, फिर उसने की। फिर आज भी हम दोनों बहन भाई इसी तरह, उसके अंदर में भी 9-10 पीएचडी हो रहे हैं जी। उसे 6-7 तो पीएचडी करवा ली है और 5-6 उसके अंदर में रजिस्टर्ड हैं। तो हम दोनों ये काम करते हैं। तो इस तरह कॉलेज में टीचिंग का, रिसर्च का और स्टडी का, ये सारा काम आपके अंडर में भी बहुत सारे बच्चों ने डिग्रियां ली होंगी ना? उनके हाँ लिए ना, 17 बच्चों ने मेरे अंडर में एमफिल, वो पीएचडी की डिग्री ली है। क्या बात है। डॉक्टर बने हुए हैं और उनमें से 6-7 लेक्चर भी बन गए। यहाँ ये जो आरपीसी के पास एक आर्काइव्स है, उसमें एक स्टूडेंट है मेरे जो यहाँ पर रिसर्च का काम देखते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को सिक्योर करते हैं। तो बसंत सोलंकी वगैरह काफी है स्टूडेंट मेरे, 17 स्टूडेंट निकल चुके हैं। अभी भगवंत यूनिवर्सिटी में भी 3 स्टूडेंट निकल गए हैं जी। और अभी भी एक स्टूडेंट है, अब तो लास्ट स्टूडेंट है मेरा एमडीएस यूनिवर्सिटी में, और एक भगवंत यूनिवर्सिटी में है। तो आज भी आप मतलब शिक्षा के क्षेत्र में पूरी लगन से सक्रिय हैं। बिल्कुल। हिस्ट्री में तो मुझे इतना इंटरेस्ट है कि आप में से आधी रात को काम करवा लो उसी वक्त उठ के ना, असेंबलिंग फैक्ट्स को जोड़ना, फैक्ट्स को असेंबल करना, उसी वक्त करवा लो मेरे से, कभी भी करवा लो। तो कभी कोई बुक वगैरह लिखने का ख्याल नहीं है? नहीं, 3 बुक्स लिखी है ना। अच्छा, आपने 3? हाँ, एमए एमफिल के कोर्स में चल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी में। क्या बात। एक तो पीजी में फर्स्ट पेपर चलता है मेथोडोलॉजी पर, कॉन्सेप्ट, टूल्स और मेथोडोलॉजी। तो उसमें मेरी है इतिहास संधान नाम से किताब है जी। 2003 में निकल गई थी। क्या बात। और शिक्षा मंत्री से मैंने उसका विमोचन भी करवाया था जी। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयर थे विमल प्रसाद अग्रवाल जी। पहले लेक्चर थे वो केमिस्ट्री में, फिर वो बोर्ड चेयर बने हुए उन्होंने, और दोनों ने मिलके विमोचन किया था। फिर एक किताब निकली अजमेर जन आंदोलन। अच्छा। तो उसमें 1920 सेंचुरी की जो ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो पब्लिक मूवमेंट थे जी, उस पर है सारी वो बुक जी। और तीसरी किताब निकली इम्पैक्ट ऑफ आर्य समाज। क्या बात है। तो तीनों सिलेबस पर चल रही है एमफिल के। जी, बहुत अच्छे। तो सम्मान भी बहुत मिले होंगे मैम इस पूरी यात्रा में? सम्मान भी बहुत मिले, हाँ बिल्कुल। देखो 92 में तो मुझे मिला, हरियोच दादी हमारे यहाँ राज्यपाल थे जी, स्टेट अवार्ड उन्होंने दिया जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 94 में जी प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया। क्या बात है जी। उसके बाद एनईबी बॉम्बे ने पीडी खम्बाटा दिया जी, और नीलम कांगा अवार्ड दिया उन्होंने जी। और एआईसीबी ने 2001 में महिला सशक्तिकरण पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। बहुत वर्ल्ड यूथ असेंबली जो मनीला में जिसका हेड ऑफिस है जी जी जी, उन्होंने कोलकाता में बुलाया जी, और उन्होंने भी सम्मानित किया। और लॉयंस क्लब वगैरह ने, ये मतलब जो नेशनल लेवल के लोग हैं ना, उन्होंने तो एनजीओज ने कई बार सम्मानित किया इन्होंने। तो मैम ये बताएं मुझे कि इतना सब आपने किया, अपने इतनी उपलब्धियां आपने हासिल की, और आप जैसे बहुत सारे साथी, अनगिनत साथी, लाखों साथी ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत से, लगन से आज
समाज में बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, बावजूद इसके क्या कारण है कि आज भी समाज दृष्टिबाधितों के प्रति वही पुरानी सोच लेकर के चल रहा है? आप इसका क्या कारण देखते हैं, या फिर ऐसा नहीं है? नहीं है जी, और ये रहेगा जी। उसका रीजन है कि एक तो जो ब्लाइंड व्यक्ति होता है, या अपने जो भी, चाहे पैरों से हो, हाथ से हो, किसी से भी हो, उसके प्रति एटीट्यूड लोगों का हमेशा हमेशा दया वाला रहेगा जी। वो आप कितनी भी कोशिश कर दीजिए जी, वो नहीं जाने वाला। उसका एक कारण तो ये है कि फर्स्ट जो लुक होता है अपना, जो साइटेड आदमी देखता है जी, उसकी जो इम्प्रेशन जाता है जी, वो यही जाएगा, क्योंकि वो शरीर से शिथिल होता है जी, साथ ही साथ वो असमर्थ तो हो गए ना मूवमेंट में, कोई घर का काम करने में, चाहे आज उसे बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही है, IAS ऑफिसर। तो योग्यता मायने नहीं रखती मैम? योग्यता मायने रखती है, लेकिन वो सेकंड है। अच्छा। आप जब किसी को फर्स्ट फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं जी, उसको ये नहीं पता आप IAS हैं जी, या आप लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं जी। तो जब भी आप कहीं मूव करते हैं जी, आपने फेस पे तो लिखा नहीं है जी, दूर से वो देखेगा फेस का एक्सप्रेशन, जी, तो वो थोड़ा आपके कमजोर लगेंगे। अच्छा। थोड़े अपने जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं जी, वो एक आम साइटेड से डिफरेंट होंगे, क्योंकि डिपेंड होते हैं। जी, एक थोड़ा बहुत जो जिसे दिखता है वो तो उसका जो व्यक्तित्व होगा वो दृढ़ होगा, दृढ़ कहिए या स्ट्रांग होगा। जी, और एक ब्लाइंड आदमी कहीं भी मूव कर रहा है जी, तो वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से टेंशन में भी रहेगा, डिप्रेशन में भी रहेगा, और उतनी स्माइल नहीं कर पाएगा। किसी से मिलकर आप एकदम स्माइल नहीं कर पाएंगे। जो साइटेड दो व्यक्ति आपस में मिलकर दूर से स्माइल कर लेते हैं, हाथ हिला लेते हैं, जी, वो इतना नहीं कर पाता। तो बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन मायने रखते हैं। सेकंड टाइम वो आप से इम्प्रेस होगा जी, और आपकी योग्यता की कद्र करेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन में या फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट लुक में। प्रश्न ये है मैम कि समाज की सोच क्यों नहीं बदली है अभी तक? समाज की सोच तो बदल रही है। अच्छा। सोच तो बदल रही है। सबसे पहले आप परिवार में सोच बताइए। आप कोई काम करते हैं जी, घर में, जैसे आप सोफा झाड़ रहे हैं, पलंग झाड़ रहे हैं, किचन में चाय बना रहे हैं, जी, सबसे पहले कहीं रहने मैं बना लूंगा, मैं बना लूंगी, चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी, अरे तू क्यों कर रही है काम, रहने, जबकि आप सक्षम है, बना सकते हैं। तो परिवार ही आपको फर्स्ट टाइम रोक देगा जी। तो पड़ोस तो रोकेगा ही, आसपास तो लोग रोकेंगे ही जी। अच्छा, एक परिवार के लोग आपकी ये ना योग्यता की प्रशंसा तो सब जगह करेंगे जी, कि ये इस पोस्ट पर है या ये इतना काम कर लेते हैं, इतना पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन घर के काम की प्रशंसा नहीं करेगा जी। मतलब आपके पढ़ाई लिखाई की तो प्रशंसा, बहुत मेहनत करते हैं, लेक्चर तैयार करते हैं, खूब किताबें पढ़ते हैं, ये प्रशंसा तो सब जगह मिल जाएगी जी। लेकिन कोई साथ में ये नहीं कहेगा कि घर के काम में भी बहुत माहिर है, खाना बना देते हैं, कपड़े धो लेते हैं, वॉशिंग मशीन चला लेते हैं, चाय बना लेते हैं, बड़ी टेस्टी बनाते हैं। ये परिवार के लोग ही तारीफ नहीं करते जी। तो पड़ोस तो क्यों करेगा? पड़ोस को क्या बता कि आप बहुत अच्छा खाना बना देते हैं, सब्जी बना देते हैं, सब्जी काट देते हैं। तो मैं ये सबको ये कहती हूँ कि मेरी योग्यता की तारीफ तो मेरे परिवार के लोग भी सब जगह बता दें, ये है, इसने ऐसा किया, लेकिन घरेलू कामकाज की प्रशंसा नहीं की जाती। तो परिवार के लोगों को वो करनी पड़ेगी जी, ताकि आसपास के लोग, वर्क प्लेस में आप जाइए, वर्क प्लेस में भी क्या होगा, रहने तो हम कर देंगे। जबकि आपको बताऊं, मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत शानदार करती हूँ एग्जामिनेशन की। तो हमारे एक प्रिंसिपल थे, तो टेस्ट सिस्टम शुरू हुआ था कॉलेज के अंदर, तो वो आए डिपार्टमेंट में, कहते हैं कि ना आप क्वेश्चन नहीं बना सकती। मेरे डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने कहा बल्कि मैडम ज्यादा बढ़िया बनाती हैं। अच्छा। और हमारा क्वेश्चन पेपर भी यही बनाएंगे जी। 44 क्वेश्चन पेपर थे हिस्ट्री में, यूजी पीजी एमफिल के जी। तो मैंने सबको डिवाइड किए थे कि आप 2 बनाएंगे, वो 4 बनाएंगे, जो जितना मैंने 7 क्वेश्चन पेपर अपने नाम किए। तो प्रिंसिपल चुप हो गए फिर। अच्छा। ये 2004 की बात है जी। फिर वो नए आए थे, तो उन्होंने सबने कहा कि बल्कि हमारी मैडम ज्यादा बनाएगी, ड्राफ्टिंग करना है, मीटिंग के मिनट्स बनाने थे, सबको इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था। यही प्रश्न है ना मैम, कि उनकी धारणा देखिए पहले से ये बनी हुई थी कि आप नहीं कर सकते, तो आपने उसको बदल तो दिया आपकी योग्यता से। मैंने नहीं बदला जी, मेरे साथियों ने बदला जी। उन्होंने मुझे फेवर किया, और उन्होंने, क्योंकि मैं अकेली बोलती तो मानते नहीं जी, वो सोचते कि मैं आत्म प्रशंसा कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ जी। और जबरदस्ती मैं ये काम करना चाह रही हूँ, मैं हेड थी उस समय डिपार्टमेंट के।
तो मेरे दूसरे साथियों ने कहा उनको, तब वो माने, नहीं तो वो शायद नहीं मानते। तो मैम आपको मान लीजिए कहा जाए कि आप दृष्टिबाधित समाज के वकील हैं, एडवोकेट तो आप रहे ही हैं, मतलब आपने लॉ तो किया ही है, तो आप एक ब्लाइंड समाज का हिस्सा होने के नाते, उनके प्रवक्ता होने के नाते, आप मुख्य धारा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि एक तो जो परिवार के लोग हैं वो उनमें पूरा विश्वास जताएं और उनकी एबिलिटी को सबको बताएं। जी। पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई की तो आजकल कोई मानता ही नहीं, सबको पता, सब पढ़ लेते हैं क्योंकि साधन है और आरक्षण के जमाने हैं और आजकल हर व्यक्ति पढ़ रहा है। हमारे जमाने में तो लोग पढ़ते ही नहीं थे, आजकल तो घर घर में MA BA सभी मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी एबिलिटी बताओ कि ये ब्लाइंड लोग ये भी काम कर लेते हैं। हाँ, सड़क पे चलने में थोड़े असमर्थ हैं लेकिन दूसरे काम कर लेते, तो परिवार के लोगों को ये सबको बताना पड़ेगा, या अपने हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे पति पत्नियों को, बच्चों को। अच्छा, एक चीज आप नोट करना कि हम उम्र आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। देखिए, आपके बच्चे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे और आपके खुद के बच्चे, उम्र भी और समकक्ष भी, हाँ, मतलब उनमें एक फर्क है कि जो आपसे पढ़ेगा ना वो आप में विश्वास जताएगा, वो जरूर बाहर जाएगा कि हमारे सर या हमारी मैडम ये काम कर लेंगे, पूरे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे और वो कहेंगे कि आप ये करिए, वो ऐसा भी बोलेंगे। और जो हम उम्र कलीग्स होते हैं या परिवार के लोग होते हैं, वो उनको पता है सब कुछ पर वो कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो और अपने जो खुद के बच्चे हैं परिवार के, वो अपने में ये पूरे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि ये काम कर लेंगे। तो आने वाली पीढ़ी, जूनियर पीढ़ी जब ये सब बोल सकती है तो हमारे बराबर की पीढ़ी को बोलना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक हमारी समाज में जो पूर्वाग्रही एटीट्यूड है, प्रेजुडाइज्ड एटीट्यूड, वो खत्म नहीं होगा। और मैम, जिस समाज का आप हिस्सा रहे हैं, जिसमें आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस समाज में रह करके आपने शिक्षा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हासिल की है, तो आप अपने समाज से यानी अपने दृष्टिबाधित साथियों से क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहूंगी कि आजकल बहुत अवसर है, उन अवसर का लाभ उठाए। जहाँ भी आपको एडमिशन मिलता है, चाहे वो गांव में है, शहर में है, तो आप पढ़ें जरूर। मैं एक किस्सा आपको बताती हूँ कि मैं जयपुर में गई थी, अभी 10 साल पहले की बात होगी। तो वहाँ पर एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में गई थी मैं, तो वहाँ एक लड़की के पेरेंट्स आए थे, वो आप भी जानते हैं, उसका नाम नेहा है, नेहा झुंझुनू वाली, वो केडिया। हाँ, मैं उसका एग्जांपल यहाँ इसलिए दे रही हूँ कि मेरा भैया वहाँ बैठे हुए थे इलाज के, मैं भैया के लिए गई थी एक्चुअली, भैया के साथ, कि उन्होंने कहा था चश्मा उतर जाएगा, एक केरल के कोई संस्था है, तो उसके लिए गई थी मैं। तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स आए थे, तो उसके फादर ने मेरे ब्रदर से बात की थी कि ये क्या है, तो उसने कहा था ये प्रोफेसर है, ये सब कुछ, उसने मेरा परिचय कराया। तो कैसे ये पढ़ कैसे सकती है, क्या हुआ, क्या ये सब, दोनों हैरानी हुई। तो उसने कहा क्या बात है, आप बताइए। वो बच्ची भी साथ थी, नेहा बच्ची, उसके माता पिता भी साथ थे। तो उनका हमारे साथ ऐसा हुआ, वो भी हमारे कास्ट के लोग हैं। तब मैंने नेहा से पूछा तो उसने कहा कि 12वीं पास रह के घर में बिठा लिया कि हमारी इंसल्ट होगी, दूसरे बच्चों की शादी कैसे होगी, इसको लोगों ने देख लिया। तो फिर हमने उनको मोटिवेट किया कि गणगौरी बाजार में हॉस्टल है और वहाँ गर्ल्स रह के पढ़ सकती हैं, आप इसे BA करवाइए राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वो नहीं माने, फिर मैंने उन्हें मोटिवेट किया तो मान गए। उन दोनों मोबाइल शुरू हुए थे, फिर मोबाइल नंबर पे लिया उनसे, फिर बातचीत की। उन्होंने मेरा कहना हाथों हाथ माना और बच्चों को पढ़ाया। आज वो बच्चे इंग्लिश में केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग है उसकी, कहीं चेन्नई में सुनी थी, पहले यहाँ राजस्थान स्टेट में थी। तो आज वो लड़की ये कहती है कि दीदी आप अचानक मेरे पेरेंट्स से मिले, और बिल्कुल अचानक मिले। इसी तरह अजमेर में एक मैं और लड़की से मिली थी, उससे भी अचानक ऐसी भेंट हुई थी। मैंने उसे ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड भेजा था। तो ये बाई चांस की बात है कि मेरा मिलना हुआ, उनको अवसर मिले और बाहर निकलने के रास्ते मिले। बहुत खूब, नहीं तो वो ताले में बंद रहे। जी जी जी। तो बहुत मन है मैम आपसे और बातें करने का, मगर समय तो अब इजाजत नहीं देता है। हमारे इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे इस अवसर दिया बोलने का। जी। और पहले भी कई बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, पर हाँ इन 10 सालों में नहीं दिए, जो आज 10-12 सालों बाद आए आपके शो में आई, पुरानी यादें ताजा हो गई। जी। तो श्रोताओं, ये आपके सामने आज का शो,
और अगर आप अपना फीडबैक देना चाहें तो info@radiomadhuban.in या आप कॉल करना चाहें तो 94-1415-1415 पे कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप रेडियो मधुबन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार इसी शो में।